हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं रीट की टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए भी। आपका रीट का एग्जाम होने वाला है, आप सभी को पता है 27 फरवरी को। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 30 क्वेश्चंस रीट के लिए CDP के। तो पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को प्रतीकात्मक रूप से समझने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है बच्चे में, और वे अपनी प्रतीकात्मक सोच इसी अवस्था में विकसित करने लगते हैं और भाषा का उपयोग करने लगते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? ऑप्शन ए, स्वतंत्र अन्वेषण, ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क, ऑप्शन सी, आनुवंशिकता, ऑप्शन डी, पुनर्बलन। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके अनुसार जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक संपर्क पर जोर देते हैं और मानते हैं कि बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में 3 स्तर होते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कोहल के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या योगदान है? ऑप्शन ए, केवल आनुवंशिकता, ऑप्शन बी, केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी, दोनों का संयुक्त योगदान, डी, कोई योगदान नहीं। तो देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का संयुक्त योगदान होता है, क्योंकि बच्चे का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का संयुक्त योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में भावात्मक विकास की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, स्थिर भावनाएं, ऑप्शन बी, भावनाओं में उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी, भावनाओं का अभाव, ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं। तो हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था में भावनाओं में उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि किशोरावस्था में भावनाएं अस्थिर होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी भावनाओं में उतार चढ़ाव किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या योगदान है? तो देखिए, ऑप्शन ए है प्रेरणा का कोई योगदान नहीं, ऑप्शन बी, प्रेरणा सीखने को धीमा करती है, ऑप्शन सी, प्रेरणा सीखने को बढ़ावा देती है, ऑप्शन डी, प्रेरणा सीखने को रोकती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो है प्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः ये सीखने को बढ़ावा देती है। ये प्रेरणा का कोई योगदान नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये प्रेरणा सीखने को धीमा करती है, ये भी गलत हो जाएगा। ये प्रेरणा सीखने को रोकती है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेरणा सीखने को बढ़ावा देती है। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है और बच्चों के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण क्या है? देखिए, पावलाव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का उदाहरण दिया था, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, उसने जो है अपना जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ते का लार टपकाना, क्योंकि पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग कुत्ते पर किया था, जहाँ कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकाने लगता था। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये चूहे का लीवर दबाना, बच्चे को पुरस्कार पाने की पढ़ाई करना, बच्चे का डांट से डरना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पावलाव ने कुत्ते पर ही अपना प्रयोग किया था और उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, निर्माणवाद के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ए, रटकर, बी, अनुभवों के माध्यम से, सी, दंड के माध्यम से, डी, पुरस्कार के माध्यम से। तो निर्माणवाद में जो है बच्चे अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ये रटकर, दंड के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्माणवाद के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करते हैं। अतः इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुभवों के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संभाला जा सकता है? आंसर इसका जो है ऑप्शन ए है, सभी को एक जैसा पढ़ाकर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, ये तो पहले गलत हो जाएगा, धीमे छात्रों को नज़रअंदाज करना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि धीमे छात्रों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सभी को एक जैसा पढ़ाकर, ये भी अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं सभी को एक जैसा पढ़ाकर, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षण देना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए केवल बुद्धि, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी बुद्धि पर्यावरण और प्रेरणा, ऑप्शन डी केवल प्रेरणा। तो केवल बुद्धि तो होगा नहीं, केवल पर्यावरण भी नहीं होगा, केवल प्रेरणा भी नहीं होगा, क्योंकि जो सीखना है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, यानी बुद्धि पर्यावरण और प्रेरणा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर्यावरण और प्रेरणा जैसे कारकों से प्रभावित होती है, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल समान बच्चों को शिक्षा देना, ऑप्शन बी सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, ऑप्शन सी केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देना, ऑप्शन डी कोई उद्देश्य नहीं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, अतः इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है केवल शारीरिक लक्षणों से, ऑप्शन बी शैक्षणिक प्रदर्शन और व्यवहार से, ऑप्शन सी केवल बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन डी कोई पहचान नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा शैक्षणिक प्रदर्शन व व्यवहार से, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान उनके शैक्षणिक प्रदर्शन व व्यवहार से की जा सकती है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल आधारित शिक्षण का क्या लाभ है? ऑप्शन ए बच्चे दौड़ कर सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे आनंदपूर्वक सीखते हैं, ऑप्शन सी बच्चे केवल खेलते हैं, ऑप्शन डी कोई लाभ नहीं। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे जो खेल आधारित शिक्षण है उससे आनंदपूर्वक सीखते हैं। खेल आधारित शिक्षण में बच्चे आनंदपूर्वक और प्रभावी ढंग से सीखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को डांटना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए, ऑप्शन सी सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी छात्रों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो बच्चों को डांटना तो चाहिए नहीं, बच्चों को पुरस्कार भी देना अनुशासन बनाए रखने के लिए सही नहीं होगा, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना ये सही हो जाएगा, छात्रों को नज़रअंदाज करना ये भी गलत हो जाएगा। तो शिक्षक को सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछना मतलब छात्रों को डराना, ये तो होगा नहीं, छात्रों को डराने के लिए हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। ऑप्शन बी छात्रों की समझ को जांचना, ये सही हो सकता है। छात्रों की समझ को जांचना, हाँ बिल्कुल, छात्रों की समझ को जांचने के लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करने के लिए तो हम पूछेंगे नहीं, कोई महत्व नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, छात्रों की समझ को जांचना, यानी प्रश्न पूछने पर शिक्षक छात्रों की समझ की जांच कर सकते हैं और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, खेल आधारित शिक्षण, रटने की विधि, कोई विधि नहीं। तो देखिए प्राथमिक शिक्षाओं में खेल आधारित शिक्षण सबसे प्रभावी शिक्षण होता है, क्योंकि यह बच्चों को आनंदपूर्वक सीखने में मदद करता है, यानी प्राथमिक जो कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि हो जाएगी वो है खेल आधारित शिक्षण, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? केवल मनोरंजन के लिए, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, कोई उपयोग नहीं। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है कक्षा में शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। केवल मनोरंजन के लिए तो कक्षा में हम उपयोग करेंगे नहीं प्रौद्योगिकी का, और समय बर्बाद करने के लिए तो करेंगे नहीं, कोई उपयोग नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें 9 प्रकार की बुद्धि होती है, जहाँ पर जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक, गणितीय, संगीतमय आदि इस प्रकार की 9 प्रकार की बुद्धि होती है। अतः इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार 9 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक बुद्धि EQ क्या है? केवल बुद्धि परीक्षण का स्कोर, भाषाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, केवल गणितीय क्षमता, कोई महत्व नहीं। तो भावात्मक बुद्धि जो है केवल बुद्धि परीक्षण का स्कोर, ये गलत हो जाएगा। केवल गणितीय क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। कोई महत्व नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, ये सही हो जाएगा। भावात्मक बुद्धि भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और व्यक्त करने की क्षमता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? तो मूल्यांकन के उद्देश्य केवल छात्रों को डराना नहीं, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को डराना तो है नहीं। छात्रों की प्रगति को मापना, ये सही हो जाएगा। छात्रों की प्रगति को हम मूल्यांकन किस लिए करते हैं? छात्रों की प्रगति को मापने के लिए ही करते हैं, यानी ये सही हो जाएगा। समय बर्बाद करना, ये भी नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी छात्रों की प्रगति को मापना, ये सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति को मापना और उनकी कमजोरियों को दूर करना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो समावेशी शिक्षा में केवल पढ़ाना नहीं, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हाँ ये है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी को समान शिक्षा उपलब्ध कराना है, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, पीयर ट्यूटरिंग क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा पढ़ाना, छात्रों द्वारा एक दूसरे को पढ़ाना, केवल ऑनलाइन पढ़ाना, कोई तरीका नहीं। तो पीयर ट्यूटरिंग में छात्र एक दूसरे को पढ़ाते हैं, जो कि समावेशी शिक्षा में मददगार होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, छात्रों को एक दूसरे को पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बच्चे के व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है? तो शिक्षक का बच्चे के व्यक्तित्व विकास में योगदान केवल पढ़ाना नहीं, बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करना, हाँ सर्वांगीण विकास में मदद करना, केवल अनुशासन सिखाना नहीं, शिक्षक का बच्चे के व्यक्तित्व विकास में केवल अनुशासन सिखाना नहीं हो सकता, कोई योगदान नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करना, यानी शिक्षक बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक और अभिभावक कैसे मिलकर बच्चे के विकास में मदद कर सकते हैं? केवल स्कूल में, नियमित संवाद और सहयोग से, केवल घर में, कोई सहयोग नहीं। स्कूल में केवल शिक्षक बस मिलेंगे, अभिभावक तो मिलेंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। केवल घर में, ये भी गलत हो जाएगा। कोई सहयोग नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। नियमित संवाद और सहयोग से, शिक्षक और अभिभावक नियमित संवाद और सहयोग से बच्चे के विकास में मदद कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा, नियमित संवाद और सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं? केवल पढ़ाना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारियां हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करना। शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जीवन कौशल शिक्षा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन बी, छात्रों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी, केवल खेलना, डी, कोई महत्व नहीं। तो जीवन कौशल शिक्षा का महत्व केवल पाठ्यक्रम पूरा करना तो हो नहीं सकता, छात्रों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना, ये सही है। जीवन कौशल शिक्षा, केवल खेलना, गलत, कोई महत्व नहीं, ये भी गलत है। तो जीवन कौशल शिक्षा छात्रों की जीवन चुनौती के लिए तैयार करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवन कौशल शिक्षा छात्रों की जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में सीखने की कमी यानी लर्निंग गैप्स को कैसे पहचान सकता है? केवल परीक्षा के माध्यम से, नियमित मूल्यांकन व अवलोकन से, केवल पाठ्य पुस्तकों से, कोई तरीका नहीं। तो नियमित मूल्यांकन और अवलोकन से
छात्रों में सीखने की कमी को पहचाना जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नियमित मूल्यांकन और अवलोकन छात्रों में सीखने की कमी को पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखेंगे, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने घटक हैं। तो यहाँ पहले त्रितंत्र सिद्धांत है, तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 घटक होते हैं, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में कितने चरण होते हैं। तो आपने एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ा होगा, इसमें कुल 8 चरण होते हैं जो कि जन्म से मृत्यु तक के विकास को दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में कुल 8 चरण होते हैं। तो ये मैंने आपको करा दिए 30 क्वेश्चंस जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय।